मतलब जी साइक्लिक चक्रीय ग्रुप है और अगर ए उसका जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा, ए जनरेटर तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। ये देखा था। थर्ड हमने देखा था साइक्लिक ग्रुप चक्रीय ग्रुप का ऑर्डर किसके इक्वल, उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होता है, जनक के ऑर्डर के इक्वल होता है। यही थ्योरम सीखी थी हमने। आई होप आपने अच्छे से देखा हो, उनको जाके समझ आई हो आपको। सो हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देखो जैसे हमने लास्ट थ्योरम की थी उसकी हम फॉर्मूले देख लेते हैं। लास्ट थ्योरम क्या थी हमारी, 2.9 थ्योरम क्या थी, कोई जी का ऑर्डर ए के ऑर्डर के इक्वल, जहां पे ए क्या था उसका जनरेटर। अब इसकी कोरोलरी मतलब थ्योरम का सूक्ष्म रूप उसका यूज करके हम एक और थ्योरम बनाते हैं। क्या कहते हैं हमारी कोरोलरी, एक एन कोटि का परिमित ग्रुप चक्रीय होता है। परिमित ग्रुप चक्रीय होता है। यदि या इफ एंड ओनली इसके अंदर एन कोटि का एक अवयव विद्यमान हो, एन कोटि का एक अवयव विद्यमान हो, क्या कह दी थ्योरम, देखो जी हमारा कोई भी साइक्लिक ग्रुप चक्रीय ग्रुप है, इसका ऑर्डर हमने मान लिया परिमित ग्रुप है, उसका ऑर्डर एन, अगर एन ऑर्डर है उसका किसी ग्रुप जी का साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर अगर एन है तो उसके पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा जिसका ऑर्डर भी एन होगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर भी एन होगा। और यदि दी इफ एंड ओनली कंडीशन ये है तो ये है तो ये होगा, मतलब अगर एक जी हमारा कोई ग्रुप था उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, जी ग्रुप था उसका ऑर्डर एन, उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर कितना होगा एन, फिर एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल, तो भी हम क्या कहेंगे हमारा वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं थ्योरम का प्रूफ। तो सबसे पहले भी क्या दिया हुआ है, जी क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप या परिमित ग्रुप। उसका ऑर्डर माना, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, देन परिमित चक्रीय ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। अब देखो जी अगर हमारा परिमित ग्रुप है इसका मतलब जी हमारा किस एक एलिमेंट की पावर में लिखा जाएगा, एक एलिमेंट जो हमारा जी के अंदर होगा कैसा कि जी इज इक्वल टू ए से जनरेट होगा ना, चक्रीय ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट किस एक एलिमेंट से जनरेट होगा, जनक होना चाहिए कोई एक एलिमेंट उसका जी का, जी इज इक्वल टू ए जनरेटेड बाय, देन अब ए क्या हो गया उसका, ए जी का जनक। अब देखो ए जी का जनक हो गया। अब इससे पहले वाली थ्योरम में हम क्या करके आए थे कि अगर ए हमारा क्या है जी का जनक है तो उसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, इसलिए बाय थ्योरम 2.10 ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल, ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा एन, मतलब ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया एन, एक एलिमेंट ए जो उसका जनरेटर था उसका ऑर्डर कितना हो गया एन हो गया। इसका मतलब जी में एक ऐसा अवयव विद्यमान हो गया, ऐसा अवयव कौन सा ए विद्यमान है, कैसा कि उसका ऑर्डर एन होगा, मतलब उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो ये हमें दिखाना था, एक जी अगर हमारा ग्रुप था उसका ऑर्डर अगर एन है हमें दिखाना है
कन्वर्स पार्ट के लिए हमें क्या देखना है, जी अगर कोई भी ग्रुप है उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है n कोटि का अवयव, तो हमें दिखाना है कि वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया, n कोटि का दिया हुआ है, n ये दिया हुआ है। इसके अलावा ये दिया हुआ, तो ये अब ये दिया हुआ तो उससे वो निकालना है, मतलब n कोटि का एक अवयव विद्यमान होगा तथा g में n कोटि का n ऑर्डर का एक अवयव विद्यमान होगा। ऐसा उसका ऑर्डर भी कितना हो जाए, हमारे पास n हो जाए कि ऑर्डर a कितना हो जाएगा, n g में n ऑर्डर का एक अवयव होगा, इसका ऑर्डर भी हमारे पास n हो जाएगा। यही चाहिए दिया हुआ, मतलब ये तो हमें एक ऐसा एलिमेंट हमने मान लिया, एलिमेंट कौन सा a, अवयव हमने मान लिया a, कोई भी सिंबल ले सकते हैं। अब देखो अगर a विद्यमान है उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट, हमने देखा था साइक्लिक ग्रुप, उसके साथ साथ हमने साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप, अगर एक कोई भी एलिमेंट लिया हमने उससे हम साइक्लिक ग्रुप बना सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि वो जी बने, हमें पता नहीं कि जी है या नहीं है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन कोई एक एलिमेंट की पावर कर सकते, कि एक एलिमेंट ए था, उसकी पावर कर देंगे 1, उसकी पावर 2, उसकी पावर 3, उसकी पावर n तक कर सकते हैं। ए की पावर n तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। ये क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप, ए की पावर में लेके जा सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं h। एक एलिमेंट की पावर मतलब जनरेटेड बाय ए, ये अब देखो h क्या हो गया, हमारा g का सबसेट, क्योंकि क्यों a था हमारे पास, था तो हमारा a g के अंदर ही ना, उसके साथ हम एक सब ग्रुप बना रहे हैं, h तो सब ग्रुप ही तो है किसका, g का सब ग्रुप है, तो सबसेट भी तो होगा g का। अब देखो h g का सबसेट है, डन। अब उसका ऑर्डर कितना है, देखो a का ऑर्डर कितना दिया हुआ है हमें n, किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है, साइक्लिक, अभी इससे पहले थ्योरम क्या करके आए थे, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर, जनक के ऑर्डर के बराबर, ए हमारा एलिमेंट था, वो जनरेटर किसका, h का जनरेटर होगा ना, तो वो h का जनरेटर है, इसका मतलब तो बाय थ्योरम 2.10, यहाँ पे ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ए h का जनरेटर है या जनक है। अब थ्योरम 2.10 क्या, साइक्लिक ग्रुप, h तो साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर इसके जनरेटर इसके ऑर्डर के बराबर, a का ऑर्डर कितना था n, h का ऑर्डर कितना हो गया n, डन। बट हमारे पास तो ऑर्डर ऑफ g भी कितना है n ही था, ये तो हम स्टार्टिंग से
हमारा साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। किसी अभी हमें पता नहीं था साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, साइक्लिक ग्रुप दिखाना था, कैसे दिखाएंगे? अगर वो हमारा जो ग्रुप था वो किसी एक एलिमेंट की पावर में लिख जाए, मतलब एक उसका जनरेटर मिल जाए। अब हमने मान जो भी दिया वो तो हमने मान लिया जी का ऑर्डर n, फिर एक ऐसा एलिमेंट ले लिया a, उसका ऑर्डर भी n, उसके बाद एक ऐसा एलिमेंट है a, तो उससे हम साइक्लिक ग्रुप बना सकते हैं, उसकी पावर करते जाएंगे, एक ग्रुप मिल जाएगा साइक्लिक सब ग्रुप H, ए से जनरेट होने वाला, मतलब ए उसका जनरेटर जनक हो गया। अब H का ऑर्डर का H किसके इक्वल, जनरेटर का ऑर्डर जनक का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, से अब ऑर्डर का H के n हो गया, लेकिन G का ऑर्डर भी तो हमारे पास n ही था और H हमारा G का सबसेट था, सबसेट का ऑर्डर तो मतलब सबसेट का ऑर्डर किसी सेट के इक्वल है, इसका मतलब दोनों को इक्वल नहीं होना पड़ेगा, मतलब H G के इक्वल हो गया, लेकिन H तो हमारा क्या था, जनरेटेड बाय A, इसका मतलब G भी क्या हो गया हमारा सब ग्रुप जनरेटेड बाय A, ये हो गया। यहाँ से तो हम कह ही सकते हैं कि G एक चक्रीय ग्रुप है या साइक्लिक ग्रुप है, जिसका जनरेटर क्या है A, ये उसका जनरेटर है, तो हमने ये थ्योरम दिखा दी, थ्योरम का यूज करके एक ऑर्डर ही हो गई। डन। तब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, अगर कोई भी हमने परिमित ग्रुप लिया, किसी अपरिमित ग्रुप के केवल और केवल दो ही जनक होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 2.11, प्रत्येक अपरिमित कोटि या अपरिमित ग्रुप, कौन सा, चक्रीय ग्रुप के केवल और केवल दो ही जनक होते हैं, दो और केवल दो ही जनक होते हैं। कोई भी अपरिमित कोटि का इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जो दो जनरेटर होंगे, ये हमें दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, स्टार्ट करते हैं। जो जो हमें पता है हम पहले को, जी क्या है हमारे पास, अपरिमित साइक्लिक ग्रुप, अपरिमित चक्रीय ग्रुप। अगर जी हमारा अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, इसका मतलब जनरेटेड बाय ए, किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा वो, ए उसका जनरेटर हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू जी। अब जी हमारा साइक्लिक ग्रुप था, ए उसका जनरेटर है। अभी हम करके आए थे ना थ्योरम में, लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी, कोई भी चक्रीय ग्रुप था, ए उसका जनरेटर था, ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। थ्योरम 2.8 थी शायद वो, हाँ 2.8 नहीं 2.9 थ्योरम। क्या, अगर ए जी का जनरेटर है तो ए इनवर्स बी जी का जनरेटर होगा, जनक होगा। देन इसका मतलब जी इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब देखो दो जनरेटर तो मिल गया हमें, एक ए और एक ए इनवर्स। कब, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तब, अगर इक्वल ही हो गए तब तो एक ही जनरेटर हो जाएगा ना। हम देखो हमें पता नहीं इक्वल है या नहीं, अगर हम मान के चलें ए इज इक्वल टू ए इनवर्स हो गया, ये हम मान के चलते हैं, अगर ए इक्वल टू ए इनवर्स हो गया तो ऐसे लिख सकते हैं दोनों तरफ ए से ऑपरेट, किसी एलिमेंट को उसकी इनवर्स से ऑपरेट, मतलब आइडेंटिटी, ए इसको ए स्क्वायर कितना आ गया आइडेंटिटी, ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी आ रहा है इसका मतलब, लेकिन ए तो हम आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं ले रहे थे ना, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, अगर आइडेंटिटी ही होता था उसे जनरेट होने वाला तो एक ही एलिमेंट मिलता ना, लेकिन वो तो हमारा
हमने माना है वो हमने गलत माना है, यही होता है। तो हमने क्या माना था, ए और ए इनवर्स दोनों अलग अलग हैं। अब हमें शो करना है इन दोनों के अलावा कोई और जनरेटर नहीं है, ए और ए इनवर्स के अलावा। अगर मान लिया हमने जी का ए एंड ए इनवर्स के अलावा एक जनरेटर है, एक और जनरेटर है, जनक है। कौन सा जनरेटर कोई भी मान सकते हैं, हमने मान लिया ए के पावर m, बट m क्या होगा, इंटीजर्स में थे। लेकिन अगर इंटीजर 1 ही हो गया, a और a तो सेम ही हो जाएंगे, इसका मतलब m 1 भी नहीं होगा। अगर m की वैल्यू -1 होगी तो a इनवर्स ही हो जाएगा। वो तो हमें पता ही है जनरेटर है, हमें तो दिखाना है उनके अलावा कोई जनरेटर है नहीं, इसका मतलब उसको -1 भी नहीं मानेंगे। m ना ही 1 ना ही -1, a की पावर m, इसका मतलब g अगर हमने मान लिया a की पावर m उसका जनरेटर हो गया। देन अब देखो अगर a की पावर m जनरेटर हो गया, a की पावर m जनरेटर होने का मतलब g के सारे अवयव उस a की पावर m के पूर्णांक घात में लिखे जाएंगे। a जनरेटर होता था, यही कहते थे सभी अवयव a की पूर्णांक घात में लिखे जाएंगे, लेकिन यहाँ a की पावर m जनरेटर जनक हो गया। इसका मतलब g के सारे अवयव उस a की पावर m के रूप में लिखे जाएंगे पावर में। लेकिन देखो हमने क्या, a तो g के अंदर था ही था, इनफाइनाइट डायरेक्टली ग्रुप है, a तो g के अंदर है ही है, सिर्फ a g के अंदर है। तो अगर हमने माना है a की पावर m उसका जनरेटर जनक, इसका मतलब a को ऐसे प्रॉपर लिखना चाहो तो एक ऐसा पूर्णांक मिल जाएगा, मान लिया हमने n, एक ऐसा पूर्णांक विद्यमान होगा, कैसा कि सभी एलिमेंट g के सभी एलिमेंट उस एलिमेंट कौन से जो जनरेटर था a की पावर m उसकी पूर्णांक पावर में लिखे जाए, यही a की पावर m n। अब देखो a इनवर्स ऑपरेट कर सकते हैं दोनों तरफ, कितना आएगा, ये तो आइडेंटिटी, ये a की पावर m n -1, यही तो होता है हमारा परिमित। कोई एलिमेंट परिमित कोटि का कब कहते हैं, अब उसकी पावर करने पर हमें आइडेंटिटी मिल जाए। एक एलिमेंट a के पावर करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है, इसका मतलब a हमारा परिमित कोटि का हो गया, a का ऑर्डर या a की कोटि परिमित है, ऑर्डर ऑफ a परिमित। अब अगर ऑर्डर ऑफ a परिमित है, लेकिन हम मान के स्टार्टिंग में तो हम यही मानने चल रहे थे कि जनरेटर क्या होगा जनक हमारा a जनरेटर। देखो a तो जनरेटर है ही है जनक जी का, a भी जनक है और a इनवर्स भी जनक हो गया। हमें क्या दिखाना है, a और a इनवर्स के अलावा कोई और जनक है या नहीं, मतलब हमें दिखाना है a की पावर m जनक है या नहीं है, उसके लिए हम सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखा a का ऑर्डर परिमित हो गया, लेकिन a तो हमारा जनक था, लेकिन a तो g का जनक ही है, इसको बाय फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड बाय फर्स्ट। अब जनक है तो फिर वही देखो कितना यूज कर रहे हैं हम उस थ्योरम को 2.10 को कि जनरेटर का ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ g भी कितना हो गया परिमित, क्योंकि ऑर्डर ऑफ g ऑर्डर ऑफ a के इक्वल होता है ना, जनरेटर का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल, ऑर्डर ऑफ g परिमित हो गया। अब देखो ऑर्डर ऑफ g परिमित हो गया तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन फिर आ गई, विरोधाभास, क्योंकि g तो हमारा अपरिमित ग्रुप था, इसका मतलब जो हमने माना था a की पावर m g, विरोधाभास कब आई है, जब हमने ये स्टेप करा था
के दो और केवल दो ही जनरेटर होते हैं। केवल दो ही जनरेटर या जनक होते हैं। इसके अलावा कोई भी हमने माना तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन ही आ गई, तो इसका मतलब कोई और नहीं हो सकता। डन, तो ये हमारी हो गई नेक्स्ट थ्योरम। मतलब हमने क्या देखना चाहा इसमें कि अगर कोई भी हमारा अपरिमित ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखो अपरिमित चक्रीय ग्रुप था, उसके दो और केवल दो जनरेटर होती हैं। हमने एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप साइक्लिक ग्रुप, इसका मतलब कम से कम एक जनरेटर तो मिलेगा ही मिलेगा। हमने मान लिया वो जनरेटर ए, अगर ए उसका जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा इससे पहले वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब ए इन्वर्स जनरेटर ए इन्वर्स के इक्वल हो गया तो ऑपरेट कर सकते हैं आपस में। देखो ए इन्वर्स इक्वल है या नहीं ये भी हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता तो हम मान भी चल सकते हैं इक्वल। अब इक्वल मान के चले तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी ऑर्डर ए2 आ गया, लेकिन ए तो जनरेटर जनक था, इसका मतलब जी का ऑर्डर भी 2, लेकिन जी का हमारा अपरिमित था। कॉन्ट्राडिक्शन, देखो दो बार कॉन्ट्राडिक्शन यूज किया हमने, ये वाली परिमित ग्रुप वाली, यहाँ भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि परिमित ग्रुप है, लेकिन वो तो अपरिमित ग्रुप है, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास आ गया। यहाँ हमने यूज किया था परिमित ग्रुप, यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विरोधाभास। मतलब जो मान के चल रहे थे वो गलत, ए और ए इनवर्स तो अलग अलग हो गई। कम से कम दो जनरेटर तो मिल गए हमें, एक ए इनवर्स और एक ए। तो हम दिखाना कोई और जनरेटर, हमने मान लिया एक और जनरेटर मिल रहा है ए की पावर m। अगर ए की पावर m उसका जनरेटर है तो जी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो था ही, ए तो जी के अंदर था ही। अब जैसे ए जी के अंदर है ए की पावर m जनरेटर, मतलब सभी एलिमेंट उस एक एलिमेंट की पूर्णांक पावर में ए को लिखेंगे ए की पावर m की पूर्णांक पावर ए की पावर mn इनवर्स ऑपरेट, तो ए की पावर mn माइनस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए परिमित कोटि का हो गया, ए परिमित कोटि का तो उसका ए क्या था जनरेटर का था जी का, अब उसका मतलब जी भी परिमित कोटि का। फिर कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास आ गया क्योंकि जी तो हमारा अपरिमित कोटि का था, इसका मतलब जी का जन्म नहीं है ए की पावर m, तो हमें क्या मिल गया अपरिमित कोटि के कितने हैं दो और केवल दो ही जनक होते हैं। या तो कोई एलिमेंट है ए तो उसका इन्वर्स होगा, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसका जनरेटर। डन, तो हमने दो थ्योरम्स करी है आज। क्या एक तो कॉर्नरी देखी थी कि अगर जी हमारा साइक्लिक ग्रुप था, उसके अलावा उसके अंदर एक एलिमेंट मिलता है ए, उसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के इक्वल होता है, ये हमें पता है। इसका यूज करके हमने देखा था कि अगर जी हमारा साइक्लिक ग्रुप है एन ऑर्डर का तो उसके पास एक एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा जिसका ऑर्डर एन होगा, एंड उसका कन्वर्स कि अगर जी कोई भी ग्रुप है, हमें पता नहीं साइक्लिक है या नहीं, अगर जी कोई भी ग्रुप है उसके पास एक एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, तब हम कहेंगे वो हमारा साइक्लिक ग्रुप है। डन, नेक्स्ट हमने थ्योरम देखी थी ये कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप मतलब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केवल और केवल दो ही जनरेटर जनक होते हैं। डन,